क्योंकि आपका जीपीए अच्छा है, आप इट मीन्स कि आप अच्छे कैंडिडेट हो। आपको दो तीन जो है इंटरनेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करनी है, उनमें अच्छे अचीवमेंट्स लेनी है। अपनी कोडिंग जो है, क्योंकि कोडिंग तो हर फील्ड में चलती है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। इस तरह की दो तीन चीजें आपको देखनी है एंड आप इजीली अप्लाई करें। क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं वो कंसिडर करते हैं 3 से अबव जीपी होना चाहिए। उसकी फिर आगे 4 तक जाए, 3.7 तक हो, 3.5 तक हो। 3.5 तो बहुत अच्छा जीपी है। तो आप हाईकोर्ट पे कब से हैं? मैं तकरीबन कोई 2 ढाई महीने हो गए। हाँ, तो जबरदस्त। आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें अभी? जी वो मैम, 2 टीम में मैं ऐड हुआ तो हूँ, लेकिन वो हम्म। बस ठीक है। उसमें एक टीम है, उसमें एक कोई मैम है, वो पता नहीं किस कंट्री की है। हम्म। बाकी बाकी 2 पाकिस्तानी है। एक जो सेकंड टीम है उसमें एक है मिस्र का है लड़का। बाकी सारे हम पाकिस्तान के। ठीक है। तो अगर टीम अच्छी है, आप ऐसा कर सकते हैं, टीम को डिसाइड करने से पहले, खुद को रजिस्टर करवाने से पहले, कि आप देखें उस टीम के साथ एक मीटिंग करें। ठीक है, उसमें देखें कि वो क्या चाह रहे हैं, कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करें, और वो उनका खुद का प्रोजेक्ट क्या है। इस तरह की अगर आप एनालाइज करेंगे ना चीजें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके, कि किस कैलिबर के लोग आप उनके साथ काम करना है या नहीं। यानी हमने एट द एंड तो अपना फायदा देखना है ना, कि हमें फायदा हो सकता है या नहीं उस तरह के लोगों के साथ काम करके। ये जस्ट हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अगर आपकी फर्स्ट हैकाथॉन है, सेकंड है, तो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस रहते हैं समटाइम्स। ऐसा भी होता है कि हमें बिल्कुल मिलती ही नहीं टीम। ठीक है ना? तो जी जी, वो इसमें एक जो सेकंड ग्रुप है उसमें एक पाकिस्तानी है, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, मेरे ख्याल से लीड भी वही कर रहा है। और वो कोई चैट बोर्ड बना रहे हैं, बस वो सिंपल हम्म। सा ही है, इतना लार्ज स्केल का नहीं है। हम्म। वो बस चैट बोर्ड पर काम कर रहे हैं। और दूसरा वो भी ऐसे ही कोई वेब ऐप है उनकी। हम्म। तो तो आपने उनसे आइडिया नहीं पूछा कि आप लोगों का क्या आइडिया है? जी जी, वो मुझे चैट बोर्ड वाले जो सेकंड ग्रुप टीम है उनका तो सब कुछ पता चल गया था। वो जो लीड है उन्होंने मुझे बताया भी था कि आप इसको स्टडी करो। वो मैंने डन कर लिया है। लेकिन वो जो फर्स्ट टीम है उसका कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। हम्म। ठीक है, आप ऐसा करें, दोनों टीम्स के साथ मीटिंग करें, बट उनको ये ना बताएं कि मैं ऑलरेडी एक टीम में हूँ। जी ठीक है, जी, ये क्योंकि तो नहीं अभी बताया। रजिस्टर नहीं किया। दोनों में से देखें जो आपको बेस्ट लगता है, आप वहां जाएं। क्योंकि इसमें हमने ये तो नहीं देखना होता ना कि हमारे रिश्तेदार भी इसमें नहीं होते, या हम ऐसा कहें कि वो नाराज हो जाएगा, मैं इधर चला जाता हूँ, वो नाराज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रोफेशनल वे में रह के सब काम संभालने हैं, ताकि हमारा फायदा भी हो जाए, हमारा जो टाइम इन्वेस्ट हुआ हुआ है वो जाया भी ना हो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि यूएसए आपके लिए बेहतर है, तो वो वहाँ पे एप्लीकेशन फी ये चीज़ें और ये होती हैं, ये मैं अफोर्ड नहीं कर आप सकता। अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। जी आप आईएलटीएस की तैयारी करें, आप जेआरई की करें। अगर आपका प्लान है कि आप इस ईयर अप्लाई करें, अदरवाइज ये है कि आप तैयारी रखें और इसकी कोडिंग जैसे स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग सही वाला करें। आप अपने सेशंस में कंसिस्टेंसी दिखाएं, प्रैक्टिस करें, लीड कोड के चैलेंजेस करें। ठीक है, इस तरह की चीजें जब आपकी स्ट्रांग हो जाती है ना, तो कोई भी प्रोफेसर ऐसा नहीं होता, कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी रिजेक्शन हो। क्योंकि प्रोफेसर्स को वही स्टूडेंट्स चाहिए जो कि अपने एकेडेमिया में भी अच्छा हो, जो बाकी जो एक्टिविटीज हैं उसकी उसमें भी अच्छा हो, और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तो ये आपकी चीजों को शोकेस करेगा अगर आप बाकी एक्टिविटीज में जाते हैं। तो इस चीज की टेंशन लेके पीछे हट जाना, या सोचना कि मुझे नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो ये बिल्कुल फिजूल सी बात है। आप नियत कर लें, अल्लाह ताला जो है ना वो साथ देते हैं जब आप एक अच्छी चीज कर रहे होते हैं। तो हम ऐसी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं जिसमें हमें पैसे ना लगाने पड़े। क्योंकि नॉर्मली जब हम यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि आप पैसे दें, इतने डॉलर्स इतने डॉलर्स। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी जो है वो फी होती है। तो हमें ऐसा नहीं होता कि अप्लाई करना तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करते जा रहे हैं और फी जो है वो देते जा रहे हैं, और इसका कोई फायदा भी ना हो, सिलेक्शन हो रिजेक्शन हो, पैसे नहीं मिल रहे वापस।
तो हम करते ये हैं कि प्रोफेसर्स को रीच आउट करते हैं, उनको ईमेल करते हैं, प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस पूरे करते हैं, एसओपी लिखते हैं, उसको रिव्यू करवाते हैं मल्टीपल टाइम्स। एंड देन हम जो अपनी सीवी है उसमें वो सारी एक्टिविटीज मेंशन करते हैं जो एक प्रोफेसर को, अमेरिका के अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इम्प्रेस कर सके, जो कि एक बहुत मुश्किल काम। ठीक है, और हमारे स्टूडेंट्स ने, ऐसा नहीं है कि हम हवाई बातें कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की हैं और यूएसए में ही की हैं। अभी भी इसी मंथ भी हमारे एक सीनियर मॉडरेटर हैं सर तला, वो गए हैं यूएसए, ठीक है, फॉर पीएचडी। तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और भी मॉडरेटर्स, अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते होते हैं समटाइम्स। तो अच्छा मैम, प्रोफेसर्स को ये आप से ऐसे एसओपी इंप्रेस लेटर करें ऑफ वो आपको फंडिंग दे दें। रिकमेंडेशन, जी जी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, ये तो बाद की चीजें हैं ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आईएलटीएस या ग्रीन में से क्या करूं, और बाकी अपना एफवाईपी स्ट्रॉन्ग करूं उस पर आपने अभी। लीड कोड किया? जी वही मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, लीड कोड कर लूं, इससे कोड प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है। कितने? ऑब्वियसली होती है। लीड कोड कितने हो गए आपके? मैंने अभी सेशन न्यूज बिगनर डीएसए सेशन स्टार्ट हुआ है, मैं वही लेता होता हूँ रोज। ठीक है, आप जी डेटा जी। स्ट्रक्चर्स को भी देखें थोड़ा सा। अगर आपने इस साल अप्लाई करना फिर आप आइल्स करें लाजमी। बट ये है कि फोकस एक ही कोर्स पे रखना है, ऐसा नहीं है कि आप आइल्स भी ले रहे हैं, आप जीआरई भी ले रहे हैं आप। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप नेक्स्ट की जो स्प्रिंग है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, जीआरई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है या वो कोई और? आपकी आवाज नहीं क्लियर, आपने क्या बोला? जीआरई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जैसे आइल्स होता है, या ये कुछ और चीज होती है? आइल्स जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, बट जीआरई थोड़ा सा होता है आपको। टफ तो नहीं कह सकते, मतलब ये है कि थोड़ा सा अ, उसमें क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत ध्यान से उसकी तैयारी करनी पड़ती है और बहुत डीप डाउन जाके। तो ये थोड़ा सा होता है कॉम्प्लिकेटेड। इसमें यह है कि जो जीआरई है उसके साथ साथ आपको मैथ्स करना पड़ती है। जैसे इंग्लिश का टेस्ट है ना, तो इस तरह से उसमें मैथ की टर्म्स आएंगी और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे। मैथ्स का अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है तो आपको बिल्कुल भी इसमें जो है ना वो परेशानी नहीं होगी, आप आराम से कर लेंगे। और इसमें बैंड्स होते हैं आइल्स में, जीआरई में बैंड्स नहीं होते, उसमें स्कोर्स होते हैं, ठीक है। 800 आउट ऑफ आपने लेने होते हैं मार्क्स। तो हर एक यूनिवर्सिटी का भी अलग से, अगर आप अच्छे बैंड अच्छे स्कोर्स ले लेते हो तो ये भी आपके जो है ना प्लस पॉइंट में आता है। ठीक है, जी, जीआरई की मैथ लिमिट तो होती है मेरी बहुत 5 years। स्ट्रांग है, वो समझ आ जाती है, मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ जो भी हो, लॉजिक जो भी। लेकिन इसके लिए यस। अमेरिका के लिए वो जीआरई करना पड़ेगा या आइल्स करना मंडे को, पड़ेगा? यस मंडे को हम 11 PM पे स्टार्ट करवा रहे हैं जीआरई, और सर अयाज करवा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस है काफी। जीआरई सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड ही उनके जीआरई में आई कोड पे, तो वो काफी जबरदस्त करवा रहे होते हैं। आइल्स का भी उन्होंने करवाया था। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप अच्छा जीआरई दें तो आप उस कोर्स को ना मिस कीजिएगा। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जीआरई अगर हम पहले दे दें, उसकी लिमिट होती है 5 years और आइल्स की होती है 2। तो अगर जीआरई को पहले दे के हम साइड पे कर दें, फिर हम आइल्स की दे लें, क्योंकि करीब करीब जब हमने अप्लाई करना हो तो हम उसके करीब करीब आइल्स को दे दें। बट आई वुड सजेस्ट आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, आप आर्टिकल्स लिखें, आप अपनी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करें, सीवी अच्छी करें, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, एलओआर, एसओपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। एंड देन कुछ प्रोजेक्ट्स करें, आपकी फील्ड के जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो आप इंटरेस्टेड हैं उनमें। अब ये नहीं मैं कह रही कि अकेले से करें, आप हैकाथॉन्स में जाएं, आपके माइंड में जो आइडिया है, आप जो चाह रहे हैं कि मुझे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके देखना है कि फिजिबल है या नहीं, तो टीम वर्क भी हो जाएगा, हैकाथॉन की पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो एक विनिंग अवार्ड भी हो जाएगा। तो एक चीज से काफी सारे बेनिफिट होंगे आपको। इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करें एंड देन आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर दें। तब तक ये होगा कि आप टेंशन फ्री होकर अपनी सारी एक्टिविटीज कर लेंगे, एंड देन आइल्स और जीआरई की प्रिपरेशन आखिर पे रह जाएगी, वो आप फिर टेस्ट दे दीजिएगा। जी फैसल, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने सीवी का बोला था पहले नंबर पे, तो आपकी आवाज कम आ रही है।
आपने सीवी का बोला था, यस टेम्पलेट यस, बताएंगे, जिसका टेम्पलेट बता दें। और मेरा एक क्वेश्चन था। कुछ है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरा सीजीपीए कम है। अभी तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा 2.7 था सीजीपीए। तो कुछ सब्जेक्ट लिए हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो जाहिर सी बात अंडर है। ग्रेड में जी, अभी मेरा 6 सेमेस्टर खत्म हुआ है, 7th है, अभी समय चल रहा है। तो सीजीपीए इम्प्रूव कर रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। समर में लिए हैं मैंने। तो जाहिर सी बात है, अगर समर में लिया तो फिर वो स्टार लगेंगे डिग्री पे। जब आप इम्प्रूव करते हैं या फेल होते हैं, तो इससे कोई इशू तो नहीं क्रिएट होगा नहीं, अप्लाई करते वक्त? नहीं बिल्कुल भी नहीं, रिपीटेशन इज गुड। अगर आपको लगता है कि आपके ग्रेड्स कम है और आप रिपीट करके इसमें अच्छा कर जाओगे तो इसको कोई कोई भी नहीं देखता। ठीक है, सही। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सम टाइम किसी भी रीजन की वजह से नहीं अच्छे ग्रेड ले पाते और आप बाद में वो तैयारी करते हैं और दोबारा से रिपीट कर लेते हैं उन सब्जेक्ट्स को। कुछ लोग तो पूरा पूरा सेमेस्टर रिपीट करते हैं अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए, क्योंकि आपके पास बैचलर्स के बाद एक ही चांस बचता है कि आप अच्छे मार्क्स ले सको पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट से। आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से कर लो मास्टर्स, और फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करो और अच्छे अच्छे ग्रेड्स ले लो बैचलर्स में, तो आपको मास्टर्स पाकिस्तान से फिर करना नहीं पड़ेगा। फिर मास्टर्स के लिए आप यूएसए जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपनी बाकी एक्टिविटीज को भी साथ साथ लेके चल सकते हैं। तो मैम मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, पहले समझ नहीं थी आती कोडिंग की, रट्टा वाला काम किया है। तो हम्म। अभी मैंने डाटा स्ट्रक्चर की भी क्या नाम है क्लासेस स्टार्ट की हैं। और पाइथन के बेसिक क्लियर है मुझे सारे। तो सही जब जब भारी आती है, मैं खुद कोड करने की कोशिश करता हूँ, कोई लॉजिक मतलब थिंक करने की कोशिश करता हूँ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझसे नहीं होता। वो नेचुरल स्पीड लॉजिक से नहीं है। बनती। लॉजिक हम्म नहीं बनती मुझसे, मैं खुद से कोड नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ऐसा होता था समटाइम्स। मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी, आई डोंट नो कि कोडिंग भी कुछ होता था या कुछ होती है, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। मैंने सेशंस में जस्ट आना स्टार्ट कर दिया, मैंने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है, कोडिंग किस तरह से की जाती है, होती क्या है, इसका क्या काम है। तो ये सारी चीजें जस्ट मैं सिर्फ देख रही होती थी और देख के ही मुझे समझ नहीं आ रही होती थी। जब इसको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करना, क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टे कभी भी नहीं मारने। अगर जो चीज समझ आ रही है तो उसको ट्राई करना कि उसको मजीद कैसे इम्प्रूवमेंट उसमें की जाए। अगर कोई नहीं समझ आ रही तो उसको ये नहीं है कि माइंड में रख लिया, याद कर लिया। कोडिंग कभी भी याद करने वाली चीज नहीं है। आप ट्रेनर से पूछें, अगर आप सेशन में आए तो आप बार बार पूछें। आपके पास इंटरनेट है, आपको समझ नहीं आ रही कि इस फंक्शन का क्या काम है, इसकी क्या वर्किंग है, आप इंटरनेट पे जाएं, आप देखें कि पाइथन में इसकी क्या वर्किंग है। वो आपको एक पूरी एक्सप्लेनेशन, लोगों ने उस पर आर्टिकल्स और पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन और आंसर्स किए हुए होते हैं। ठीक है, तो अपनी चीजों को इस तरह से जब आप क्लियर कर लेंगे और आदत बना लेंगी ना डेली लीड कोड करने की, डेली कोडिंग करने की, सेशन में आकर प्रेजेंट करने की, डिस्कस करने की, जब आप चुप बैठे रहेंगे, आप बात नहीं करेंगे किसी से, पूछेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे, तो आपकी लर्निंग वहीं रुक जाएगी। अभी मैम मेरे से ना ये बड़ा मेस क्रिएट हो गया। मेरे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, और साथ में ये आई कोड गुरु में 2 से 3 सेशन ले रहा हूँ एट अ टाइम। अभी तो तो ठीक है, अभी के आपको लिए एक समर लेना चल रहा है। चाहिए ना, एट अ टाइम एक लेना चाहिए सेशन। मैं पाइथन भी ले रहा हूँ, डीएसए भी और आइल्स भी। तो अभी के लिए ठीक है, इतना मतलब कि माइंड पे बोझ नहीं है। मगर जब ये यूनिवर्सिटी ऑन होगी दोबारा 7th सेमेस्टर में, तो मेरे क्रेडिट आवर्स जो होंगे वो कम होंगे 18 से। तो तब भी मैंने सब्जेक्ट्स कुछ लेने हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो फिर ये जरा मुश्किल होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी 18 क्रेडिट आवर्स लेने हैं, वो भी तो अटेंड आप करना है। और मुश्किल ना डालें, आप ऐसा करें कि आप अभी जस्ट फोकस करें कोडिंग सेशंस पे, पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर्स, या तो अगर सिर्फ पाइथन ले सकते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा करेंगे फोकस किसी पे नहीं रहेगा, जस्ट आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। आप तो आइल्स को मैम, भी रहने दें, जरूरी तो नहीं है कि आपने इसी साल ही अप्लाई करना है, 2-3 माह बाद करना है या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में करना है, ऐसा तो नहीं है ना। यही कंफ्यूजन थी कि अगर इसी साल के लिए करना है मैंने अप्लाई, ये 1 साल का टाइम है मेरे पास, तो फिर तो मेरे लिए मतलब कि मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत सारा बोझ है अभी तो। अगर एक किस्म का मैंने सीजीपी इम्प्रूव करना है, 3.3 पर लेके आना है या 3.4 तक लेके आना है, तो उधर से वो सब्जेक्ट भी इम्प्रूव करने हैं, इधर से मुझे कोडिंग भी नहीं आती और वो भी मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लग रहा है ये कि ये जो साल है ये मुश्किल जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर पे डालूंगा।
आप खुद को ओवरबर्डन ना करें। आप देखें कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है किस हद तक रेडी हो चुके हैं या हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये आप अपने जीपीए को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये हमारे पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। एक ऐसा पर्सन जो अपनी बाकी एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है और उसका सीजीपीए बहुत डाउन है, 2 है, लेट्स से 2.7, 2.3 या कुछ भी, तो प्रोफेसर इस चीज को देख के ये जज कर सकता है कि जब अपने एकेडेमिया में अच्छा नहीं है तो बाई चांस इसकी एक्टिविटीज किस तरह से हो सकती है। डाउटफुल पर्सनालिटी एक इमेज बन जाता है हमारा उनके सामने। तो अगर आप अपने एकेडेमिया में अच्छे हैं और तो बाकी एक्टिविटीज नहीं भी अच्छे, नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते या किया, तो ये चीज अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आप अपने ग्रेड अच्छे ले सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी स्टडी में अच्छे हैं, तो आप बाकी चीजों को पिक करने की आप में पावर है, आप कर सकते हैं। तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जीपीए, उसको आपने डाउन नहीं होने देना। देन सेकंड नंबर पे आपकी कोडिंग आती है स्किल्स में, सबसे टॉप। देन आपकी बाकी चीजें, आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी एक्टिविटीज, आपकी ने जो भी अपने खुद को अपस्किल करने के लिए करना है, ऑल दैट। तो खुद को मैम मतलब आप ओवरबर्डन कर लेंगे, बर्न आउट हो जाएंगे। और अगर एक इंसान बर्न आउट हो जाता है ना, जब उसको 7 से 8 माह लगते हैं कि वो प्रॉपर अपनी रूटीन में वापस आ सके, उस तरह से काम कर सकते, उस तरह से एनर्जेटिक होके सारी चीजों को हैंडल कर सके। मैम आपका मशवरा ये है कि मैं ये साल रहने दूं? इस साल को बिल्कुल आप रहने दें। अगर आप देखें ना, मैं ये जस्ट कहना चाह रही हूँ कि अगर आप कहते हैं कि मैं अपना जीपीयू ठीक है 3 तक ले जाता हूँ, या मैं थोड़े से जीपीए के साथ अप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास इतनी एक्टिविटीज भी नहीं है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं है, कोडिंग में मैं वीक हूँ, मतलब डामाडोल हूँ, मुझे सही से क्लियर भी नहीं है सब कुछ, तो मैं कर देता हूँ, अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, सिर्फ आप नहीं होते, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो आप क्या खुद को समझेंगे कि मैं इतनी जल्दी खुद को वहां तक स्टैंड आउट कर लूंगा और मेरी सीवी सबसे अच्छी होगी? नहीं ना, एक पढ़ी लिखी बात है, हमें रियलिटी को लेके चलना होता है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको डिले करके अच्छी एक्टिविटीज में अपने आप को, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे या खुद को उस उन चीजों में बिजी कर देंगे, तो फिर आपको इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो आप थोड़ा टाइम बाद अप्लाई करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे होंगे। अच्छा तो मैम एक ये भी डाउट क्लियर करें कि जो ये लॉजिक वाली बात मैंने की है कि मैं खुद से जब कोर्स सोचने की कोशिश करता हूँ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो ये कैसे सॉल्व होगी? देखिए, आप सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझें कि प्रॉब्लम में असल में वो पूछना क्या चाह रहे हैं, वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने क्या चीज रिटर्न करनी है, क्या आंसर होना चाहिए, वो सारा चीज पहले समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, ओके। जब तक वो अंडरस्टैंड नहीं होता तब तक आपने एग्जाम्पल नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे नहीं आना, देखने के कुछ में क्या हो रहा है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम स्टेटमेंट समझ ना आ रही हो तो हम जंप कर जाते हैं एग्जाम्पल्स पे और वहां से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग कोई और होती है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन होता है वो कुछ और होता है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद आप सोचें कि अच्छा, लेट्स से अगर आपने 2 नंबर्स को सम करके लिखना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, आपके माइंड में क्या अप्रोच आएगी कि पहले मैंने एक नंबर को लूँ, फिर उसके साथ 1 बाय 1 सबको कंपेयर करता रहूं, फिर मैं इफ कंडीशन लगा के चेक करूं कि इक्वल है नहीं है, ठीक है, टारगेट वैल्यू के। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, ये मैं लीड कोड के फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करी हूँ, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, स्क्रीन तो मेरी शेयर हो ही रही है। मैम मैं कुछ ऐड करूँ? हाँ श्योर। ऐसे भाई ये टाइम लगता है लॉजिक बनाने में। आप जब बिल्कुल। प्रोग्रामिंग कंसिस्टेंटली करते रहोगे ना, आपको समझ आएगी ये कैसे काम करती है, ये चीज कैसे काम करती है। आप लॉजिक में ये आपको, जब आप लगातार काम करोगे ना, आपको एक प्रॉब्लम के कई कई सॉल्यूशन दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। ये टाइम के साथ होता है, ये नहीं होता आप एक हफ्ता काम किया कोडिंग में फिर आप कहो कि मुझे मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये होता है। तो इतनी जल्दी आप डिसहार्ट ना हो और किसी के कोड को देखकर आप कोड कॉपी ना करें। तो ये डिसहार्ट ना हो कि ये इसमें कितना अच्छा कोड लिखा हुआ है। वो जो कोड लिखते हैं ना, उनका सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो तभी जाके इतना अच्छा कोड प्रिसाइज, उसमें सब कुछ टाइम का स्पेस सब कुछ बेहतर होता है। तो ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप थोड़ा डिसहार्ट ना हो, खुद को टाइम दें।
ऐसे ही है बिल्कुल। अभी जैसे मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, मैं अगर इसको ना देखूं, मैं कहती हूँ कि समझ नहीं आ रही, मैं ना एग्जांपल्स को देख के समझ लेती हूँ कि अच्छा इन्होंने दो नंबर्स ले लिए हैं, इसको सम कर दिया और डैट, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। सम टाइम हो भी सकती है और सम टाइम नहीं भी। तो मुझे अंडरस्टैंड करना कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बात की जा रही है, क्या की जा रही है। अब इसमें बहुत सारी अप्रोच यूज हो सकती हैं, जैसे अब नम एरे है, टारगेट है, मुझे इसमें से फाइंड करना है कि ऐसे दो नंबर्स मुझे मिल जाएं जो इसके बराबर हो। अब लकीली अगर वो मुझे बिल्कुल स्टार्ट में मिल गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट हमने अप्रोच जो यूज करनी है वो ये सोच के नहीं करनी कि हमारे पास बस यही 3 एग्जाम्पल्स है, हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। क्या पता हमें जो आंसर हमारा हो, हमें वो दो नंबर मिले, वो कहीं लास्ट पे जाके मिले, कहीं दरमियान में मिल जाए, ठीक है, ये थोड़े टाइम बाद मिल जाए। तो हमने उस तरह से अपनी लॉजिक को बिल्ड करना है और समझना है। पहले तो बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो हमें अच्छे से समझ आ जाती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने 2 लूप्स लगा ली, एक को ये है कि इसको रखेगा स्टोर करके और दूसरी के साथ 1 बाय 1 चेक करेगा। पहले इसके साथ चेक करेगा, ओके आंसर नहीं मिला, नेक्स्ट, फिर नहीं मिला, फिर नेक्स्ट, इस तरह से। अगर इसको सेकंड फर्स्ट आइट्रेशन पे ही आंसर मिल जाता है तो फिर ये इसको रिटर्न कर देगा। ऐसा भी होता है कि आंसर नहीं भी मिलता, ठीक है, फिर ये एम्प्टी लिस्ट कर देगा। तो खुद का ना थोड़ा सा ऐसा बनाए कि हर कॉर्नर केस आप हैंडल कर सकें। ये आपको बिल्कुल अभी स्टार्ट में नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। सम टाइम ऐसा होगा कि आपका सोल्यूशन एक टेस्ट केस पास कर रहा हो, सम टाइम ऐसा होगा कि आप सारे टेस्ट केस जो है वो पास हो रहे हो लीड कोड की तरफ से। बैकएंड पे भी बहुत सारे टेस्ट केस होते हैं, अगर आप इसको रन करें ना, तो यहाँ पे मे बी इस चीज को शो करवाता हो कि कितने टेस्ट केस हैं। नहीं, इसने यहाँ पे नहीं बताया, बट समहाउ मैम यहाँ क्या पे लीड कोड की वेबसाइट को क्या नाम है शेयर कर रही हैं? वो तो स्क्रीन पर नहीं नजर आ रही। नहीं विजिबल मेरी स्क्रीन, मैं ये लीड दिखा रही थी। ऑलराइट, यस, मैं ये स्क्रीन पे थी कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसकी सबसे पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ें। जब तक आपको ये क्लियर ना हो, आप एग्जाम्पल्स पे ना जाएं, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे तब जाएं जब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाए, देन आप देखेंगे इसमें क्या काम हो रहा है। जैसे अभी ये 2 नंबर्स का सम है तो टारगेट के इक्वल आना चाहिए, देन मैं इसके इंडेक्सेस रिटर्न करूंगी। अदरवाइज मुझे अगर नहीं सोल्यूशन मिला तो मैं एम्प्टी लिस्ट को स्ट्रिंग उसको रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। और वो बता रहे हैं कि कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 7+2 हो सकता है, 2+7 हो सकता है, बट 9 होना चाहिए, इस तरह की बात की है। तो जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आप इसको देखें कि अच्छा मैं इसको, इसके क्या क्या तरीके हैं, इसको कैसे कैसे सम कर सकता हूँ। अब ये डिक्शनरी से भी हो जाएगा, 1 बाय 1 हम एलिमेंट्स को रखवा के चेक कर सकते हैं, इन टारगेट वैल्यू से माइनस करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अप्रोच आपके माइंड में एकदम से नहीं आ जाएंगी। ये जैसे इन्होंने अभी बात की अदनान के, आहिस्ता आहिस्ता आते कॉन्स्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप मिस ना किया करें, देखा करें। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। तो सॉल्व इसी वजह से नहीं होता कि यहाँ पे कोई ना कोई उनकी लिमिटेशंस होती हैं जो कि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रही होती, ठीक है। तो इस चीज को आप देखें, देन फॉलो अप में लिखा होता है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इससे कम होनी चाहिए, बट जो ये अप्रोच है इसमें क्या है, ओ ऑफ एन की पार्ट 2 है। अगर मैं इसको डिक्शनरी से करती हूँ देन ये ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोडिंग क्लासेस जब लेंगे रेगुलर, फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम थोड़ा सा सीवी को देख लेते हैं, इससे पहले हमारा टाइम एंड हो जाए। हम एक जनरल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मेट फॉलो करें, बट इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेरी सीवी में इस तरह की एक्टिविटीज हैं तो मुझे कैसे मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव को कोई नहीं देखता, कोई नहीं पढ़ता, इसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ना ही एक प्रोफेशनल वे होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें लोग बैठ के, ठीक है, और क्या चैलेंजेस एंड ये जो भी लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अचीवमेंट्स लिखनी होती हैं, एक्सपीरियंस से पहले, अपनी एजुकेशन से पहले, अपनी स्किल सेट से पहले, अपनी वो हाईलाइटेड मोटी मोटी बातें, वो अचीवमेंट जिसमें आपने कोई अवार्ड विन किया हो, आप विनर रहे हो, आपके कोई पोजीशन आई हो, आपके आइल्स और जीआरई के बैंड अच्छे होते हैं, वो आप मेंशन करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट उस पे लिखनी होती है। इसी तरह से हेडिंग्स बना के, जैसे एक्सपीरियंस का सेक्शन है, यहाँ पे अचीवमेंट का सेक्शन होगा और सारी अचीवमेंट्स 1 बाय 1 बुलेट पॉइंट्स में आती रहेंगी। आपका नेम होगा, आपका टाइटल, इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप यहाँ लिखें, कोई पाइथन डेवलपर, कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर होगा, कोई कुछ,
तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे इस चीज को। यहाँ पे अपनी कंट्री एंड आपका नंबर, और हमेशा ये याद रखिए कि आपने ईमेल अपनी सीवी में वो मेंशन करनी है जो आपकी नंबर्स पे बेस्ड ना हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अपनी सीवी में लिखूंगी ilsafsal@gmail.com, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आगे फिर अपनी नेम के साथ कुछ नंबर्स भी लिखूं। ये एक नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो डालता है प्रोफेसर्स पे या रिक्रूटर पे, क्योंकि उनको वो ईमेल चाहिए जो कि जिसमें नंबर्स ना हो, जो कि इजीली टाइप हो सके, नेम हो उसमें यूनिकनेस हो, ठीक है। तो नेम से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हम जैसे ये एग्जांपल दी हुई है इस तरह से फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट हम ये स्टेप ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम अपना लिंक्डइन लिंक, लेकिन लिंक को इस तरह से करना है कि आपने उसको हाइपर लिंक करना है उन चीजों के। अगर मैं यहाँ पे लिंक्डइन लिखती हूँ, तो मैंने लिंक्डइन लिख दिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे तो मैं इसको हाइपरलिंक में भी कर सकती हूँ, नहीं मैं अगर कर सकती हूँ तो आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि लिंक्डइन, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, और हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे आप इस पे लिंक पे जब जाएंगे ना, तो यहाँ से आप इसको हाइपर लिंक कर सकते हैं। ये जस्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस जो यूआरएल देंगे उसको ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उस वो हाइपरलिंक हो जाएगा। जो प्रोफेसर इसको पीडीएफ फॉर्म में देखेगा, इसको जस्ट क्लिक करेगा तो आपका लिंक्डइन जो है वो ओपन हो जाएगा। देन आपका लिंक्डइन के बाद आपका गिटहब होना चाहिए, गिटहब के बाद आपका होना चाहिए मीडियम हो जाए, या जहाँ पे आप आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। आपकी ये वाले जो मीडिया, सोशल मीडिया ऐसे जो प्रोफेशनल हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप टिकटॉक इंस्टाग्राम का वो दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी अचीवमेंट्स में वो सारी चीजें मेंशन कर दें और उसको हाइपरलिंक भी करें जो आपका सर्टिफिकेट है, तो ये एक अच्छी चीज होती है कि साथ साथ आपको एविडेंस, आप उनको एविडेंस प्रोवाइड करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट लिख दें कि मैंने इस चीज को विन किया और उस चीज का पता ही ना चल सके कि कैसे विन किया, कब किया, और वो सारा कुछ। उसके बाद आपके पास अगर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो आप वो चीज मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप एजुकेशन पे आएंगे और एजुकेशन सेक्शन में भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यस। उसके बाद आप एजुकेशन का लिखेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, आपने जो प्रोग्राम पढ़ा है वो। उसमें अगर जीपीए अच्छा है तो ग्रेड्स में मेंशन करें, अगर वो सीजीपीए में है तो उसमें मेंशन करें, अगर वो ग्रेड्स ए बी सी या किसी भी में है उसमें, लेकिन अच्छे ग्रेड्स हो तो मेंशन करें, अदरवाइज ना करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपकी सोसाइटीज बनी होती हैं, आप उसमें कहीं ना कहीं आपके इनरोलमेंट होती है। जैसे किसी भी सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हो या किसी सोसाइटी में एज अ चेयरपर्सन हो, बहुत सारे रोल्स होते हैं। अगर आप एक्टिविटीज देखें ना यूनिवर्सिटी में आजकल तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी यूनिवर्सिटी करवाती है। अगर आप उस तरह की किसी एक्टिविटी में है जो कि आपका वॉलंटियर वर्क शो करती है, तो आप यहाँ पे मेंशन करें कि मेरी यूनिवर्सिटी में ये एक्टिविटीज रही है। जैसे मेजर लिखा है इन्होंने, तो ये बताने की जरूरत नहीं है मेजर माइनर, ठीक है। आपका जो इसका है टाइटल पढ़ के अंदाजा हो जाता है उनको कि अगर आपका ये है तो आपने ये चीज कवर की है। और ये चीज आप लोग कभी भी ना लिखें कि मैंने ये कोर्स पढ़ा है। जैसे अभी कोर्स कोड्स होते हैं, लोग लिख देते हैं कि CS50, CS101, इस तरह के कोर्स कोड लिख रहे होते हैं कि इनको पता चले कि हमने ये पढ़ा है। क्योंकि देखें, जब आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम को स्टडी कर रहे हैं, तो ये तो पढ़ी लिखी बात है कि आप वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इस चीज को आपने मेंशन नहीं करना। बाकी ये जो फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ डेट का, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अभी आपका 2022 में कुछ स्टार्ट हुए, ठीक है, और वो एक्सपेक्टेड लिखने के बजाय आप लिख सकते हैं कंटिन्यू। या अगर आपको पता है कि आप की यूनिवर्सिटी ने इस चीज को अनाउंस किया हुआ है कि एक्सपेक्टेड डेट या एक्सपेक्टेड मंथ, एक्सपेक्टेड ईयर, तो फिर आप इस चीज को मेंशन करें, ठीक है। अदरवाइज रहने दें। बाकी ये है कि उसके बाद अब अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में आ जाएं। अब एक्सपीरियंस दो तीन तरह के हैं। आप एक हेडिंग बना ली एक्सपीरियंस की, देन आप क्या करें, उसकी सब हेडिंग बनाएं, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं बनाई हुई, तो उसकी सब हेडिंग में क्या होगा कि आपने वर्क एक्सपीरियंस में अगर कहीं जॉब की है, कहीं काम किया है, ठीक है, वो चीज आप मेंशन कर सकते हैं। देन आपका एक्सपीरियंस के सेक्शन में एक और हेडिंग बनेगी, सब हेडिंग, जो कि आपका वॉलंटियर वर्क बता रही होगी।
वर्क एक्सपीरियंस एंड वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस, ये 2 चीजें इस चीज में आएंगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आएगा इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन। फिर उसके बाद आपकी स्किल्स आएंगी। इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जैसे आप एज अ मेंटोर गए, एज अ पार्टिसिपेंट गए, या आपकी टीम ने विन किया, तो आप उसको इस तरह से मेंशन करेंगे जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि ये इसका नाम है। लेट से मैं कहती हूँ कि ये हैकाथॉन, ठीक है, मैंने बताया, मजीद एक हेडिंग छोटी सी बना दी जिसमें मैंने लिखा कि मेरा रोल ये था। ठीक है, मैंने रोल लिख के जस्ट उसको कॉलन लगाए और आगे लिखते हैं कि मेंटोर या फिर पार्टिसिपेंट, टीम लीड, ठीक है, जो आप थे उस टाइम पे। फिर आप थोड़ा सा 2 से 3 लाइन में, 3 भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 2 लाइन में आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से बताएं कि आवर टीम नेम्ड, नेम लिख के अपनी टीम का नेम, वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम, और हमने ये काम किया, हमारा ये सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। और इसको बहुत कंसाइज लिखना है, अपने 2 लाइन हो जाए बस। उसके बाद आप क्या करें, जब अपनी टीम का नेम लिखें तो उसमें आप अपनी टीम की कोई स्लाइड हो, या आप ऐसी चीज जो शोकेस करवा सकें कि पता चले कि आपकी पार्टिसिपेशन रही है। आप सर्टिफिकेट डाल सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट वाले नेम के अंदर, उसको हाइपर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज कि हमने अपने प्रोजेक्ट को कैसे शो करवाना है। गिटहब लिंक है, यूट्यूब पे हमारी वीडियो अगर अपलोड है उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो उसको कॉपी करें लिंक को, और प्रोजेक्ट का जो नेम है ना उसका वहां पे मेंशन कर दें, उसको हाइपर लिंक कर दें। ठीक है, यहाँ तक अभी तक क्लियर है सबको? जी मैम। ओके, उसके बाद आपकी जब ये सारे सेक्शंस कंप्लीट हो जाएं, फिर आपकी जो लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन वाला सेक्शन है, अभी यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, बट जैसे स्किल्स एंड एबिलिटीज है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन आ जाएगा। ऑनर्स एंड अवार्ड्स को आपने वैसे ऑलरेडी सबसे पहले अचीवमेंट में लिख दिया, तो यहाँ पे लाइसेंस सर्टिफिकेशन, आपको जो भी सर्टिफिकेट मिला है आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, आपके हैकाथॉन के सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी कोई भी पार्टिसिपेशन, ये नहीं है कि आपने कोर्सेरा से एक कोर्स किया आपने वो मेंशन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूडेमी से एक कोर्स लिया, उसकी उसकी कोई वर्थ नहीं होती। वो इस तक हद तक होता है कि आपको एक अच्छे लेवल का टेक्नीशियन बना दे, आपको कभी भी इंजीनियर नहीं बनाएगा। आपको टूल्स यूज करना जरूर सिखा देगा, बट आपको डेवलपमेंट नहीं सिखाएगा। ठीक है, आपको इंजीनियर वही चीज बनाएगी जो कि मैम जी। ये बहुत सौ से सुना है कि आप कोर्सरा और ये और Udemy की सर्टिफिकेट्स ऐड ना करें, हम्म। ये बहुत चीप लगता है। अगर लेट्स सी, अगर एक MLS प्लस स्पेशलाइजेशन पर कोर्स है कोर्सरा पर, वो एंड्री वंजी का, अगर वही उसको कर लेता है पूरा कोर्स, उसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, तो वो हम्म। वर्थ नहीं है उसकी? वर्थ एक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। अब आप सोचें कि जो नहीं, कंपनी, उसमें अगर किसी ने किया होगा तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि उसने कॉपी पेस्ट किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसने लर्न किया होगा, सीखी होंगी चीजें, ट्यूटोरियल्स, एक्सरसाइजेज, नोटबुक्स की होंगी, तो तभी उसको सर्टिफिकेट या वो मिला होगा ना। हाँ बिल्कुल मिला होगा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आप जो उनसे सीख रहे हैं उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपकी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी रुक जाती है जब आप वो कोर्स करते हो ना। और इस चीज को जब आप कर रहे होते हो तो आप अंडरस्टैंड भी करते हो, आपकी क्रिएटिविटी रुक जाती है। आपको जब कोड नहीं करना आएगा खुद से वही चीजों पे जो वो सिखा रहे होंगे, आप स्टक हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद ये है कि एक तरीका इसका ये हो सकता है कि हम एग्जैक्टली उनके सर्टिफिकेट कॉपी पेस्ट ना करें। मेरे माइंड में ये आइडिया आता है और हम लोग इसको अप्लाई भी करते हैं कि लेट से मैंने कोर्सेरा से, यूडेमी से, कहीं से भी अच्छा सा कोर्स लिया है, और मैंने देखा कि मैं अच्छा, अब मैंने ये चीज डेवलप उन्होंने करना सिखाई है, तो मैं इसमें मजीद क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं खुद से इसमें क्या ऐसा कुछ ऐड करूँ कि ये एक मेरी डेवलपमेंट हो जाए। मैं हैकाथॉन में जाके अच्छा, बाकी अगर टीम वो एक कोर्स आइडिया किया है बताऊं। हम्म। कोर्सरा वाला, तो आप ये कह रही हैं कि वो ऐड करें, लेकिन उसके साथ नहीं कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट भी नहीं, बना दें कि अब हमने वो ये ऐड कोर्स ना किया करें, था। सीवी में ऐड ना करें, वो मैं आपको बता रही हूँ, आप सुने।
उसका एक तरीका हो सकता है कि हमने वहां से कोर्स लिया, आप कहते हैं कि मेरी स्किल्स वहां से इम्प्रूव हुई, तो आप इस चीज को कैसे टेस्ट कर सकते हो? आप हैकाथॉन में जाओ, आप देखो उसके रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, ये मैं कोई इस तरह की चीज कर सकता हूँ कि मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करूँ जो मैंने उस कोर्स से सीखी। आप ट्राई करें उसको इम्प्लीमेंट करने की, आपका वो लेवल नहीं आएगा, एक तो ये चीज बिल्कुल सच है। ठीक है, इसको आप इम्प्लीमेंट भी करके देखें। दूसरा ये है कि अगर आपने बना लिया है कुछ, उसमें कुछ कर दिया, मजीद कोई एडिशन कर दी है, अपनी डेवलपमेंट ऐड कर दिया और उस चीज को अच्छा कर दिया, इम्प्रूवमेंट ले आए, फिर आपका वो एक तो हो जाएगा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल। दूसरा ये कि आपका टीम वर्क उसमें चीज आ जाएगी कि आपने इंटरनेशनल टीम के साथ मिलकर काम किया, हैकाथॉन में इस प्रोजेक्ट पे काम किया, आपकी अपस्किलिंग फिर वहां होगी। आप फिर वो वाला सर्टिफिकेट मेंशन करें जो आप हैकाथॉन का है, वो कोर्स का मेंशन ना करें। क्योंकि कंपनीज हमेशा जब भी अपने कोर्सेज डिजाइन करती है, करवाती है अपने एम्प्लॉय से, अपने अलुमनाई से, अपने एक्स एम्प्लॉय से, वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करी होती है, एंड वी आर प्रमोटिंग दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमें टेक्नीशियन तो नहीं बनना ना, हमें तो डेवलपमेंट करनी है। कभी भी वो ये नहीं सिखाएंगे कि आप एक अच्छे लेवल के इंजीनियर बन जाएं, आपको कोडिंग इस लेवल की वो सिखा दें कि आप मैंग कंपनीज को, जो मेटा, फेसबुक, गूगल, amazon, एप्पल है, इनको हिट कर सकें इजीली। ये जी जी, लेवल तो वो ये तो कभी नहीं देखा लेंगे। है, अच्छे अच्छे पेड कोर्सों में देखा है, वो चीजें वो नहीं सिखाते, वो खुद हाँ, ही तो बस। बस यही डिफरेंस है। यही डिफरेंस है, आप अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ वहां पे नहीं करेंगे। और ये चीज मुझे भी लगता था कि ऐसा नहीं होता, बहुत सारा कुछ सीखने को मिल ही जाता है, मैं भी ये सोचती थी, बट ऐसा नहीं है। आई एक्सपीरियंस्ड इन दिस। अब माइक्रोसॉफ्ट, एज अ माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर, हमें बहुत सारे मोर देन 2000 कोर्सेज जो है वो हमें फ्री दिए जाते हैं। वो कोर्सेज जो बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, उनको डॉलर्स में, उनको 400, 200, $300 में दिए जाते हैं, और वो हमें फ्री मिल रहे हैं। तो मुझे ये लगता था उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी स्पेशलिटी होगी, तो मुझे तो देखना चाहिए, मुझे तो लेने चाहिए, बट कोई फायदा ही नहीं हुआ। उसमें वो डेवलपमेंट ही नहीं हुई, टूल्स यूज करना सिखाया, एक आधी कोडिंग सिखा दी, थोड़ी सी लाइंस बता दी कि अच्छा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसके बजाय कि आप उन पे टाइम लगाएं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी डेवलपमेंट कोडिंग से करें। क्योंकि एक डॉक्टर है ना, उसको भी जब तक कोडिंग नहीं आएगी ना, वो अपने हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकेगा, उसको भी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। इफ यू नो कोडिंग, आप डॉक्टर हैं, अगर कोडिंग आती होगी तो आप अपने पैसे वहां बचा लेंगे। बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। एक डॉक्टर की सैलरी में, एक इंजीनियर की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अब तक तो जो गूगल की फर्स्ट मंथ सैलरी है वो तो करोड़ तक पहुंच गई है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जिनको सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहते हैं, जिनको कोडिंग आती है, जिनको लीड कोड आता है। ठीक है, पहले पहले तो स्टूडेंट्स इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, अच्छा कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा, लीड कोड ही है ना, कर लेते हैं। तो इस चीज को डिले करते करते वो अपना टाइम इतना जाया कर लेते हैं कि फिर उनके पास चांस ही नहीं रहता कि वो वापस आके इस चीज को कर लें। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग उस टाइम को पछताने के बजाय ये कर लें कि अभी से स्टार्ट कर लें। ये नहीं है खुद को ओवरबर्डन कर लिया, ये भी है, वो भी है, ये भी चीजें करनी है मुझे, वो भी करनी है, तो मैं एक साथ ही कर लूंगा सब कुछ, नहीं। एक एक स्टेप वाइज चलें, आराम आराम से स्टार्ट करें। मैंने भी सबसे पहले मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स लेने शुरू किए। मुझे नहीं पता था कि कोडिंग कुछ होती है, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर के बाद यहाँ पे आई थी। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता, कि जब ये चीज मेरे सामने खुली कि कोडिंग भी होती है, कोई चीज मुझे सीखनी चाहिए, इसके बड़े फायदे हैं, तो मुझे नहीं पता था कि गूगल भी इसकी सैलरी इतनी अच्छी देता है। ये तो बहुत टाइम बाद पता चला, पर मैंने इंटरेस्ट डेवलप किया क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी चीजें, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता पहले तो हर्डल्स आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आसानी की तरफ आती गई, चीजें समझना शुरू कर दी, रट्टे नहीं लगाए, तो फिर इसको इंटरेस्ट से करना शुरू कर दिया। आप जो लॉजिक्स हैं वो एक से ज्यादा माइंड में आती है, और एफिशिएंट सॉल्यूशंस आते हैं। समटाइम्स ऐसा हो भी जाता है कि एफिशिएंट नहीं आता, बट एक सोल्यूशन आ जाता है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। बहुत सारे ऐसे पीएचडी होल्डर्स भी मैंने देखे हैं जो कि लीड कोड की प्रॉब्लम को, या उन्हें कोई भी एक सिनेरियो दे दिया जाए, प्रॉब्लम बताए, उसको अंडरस्टैंड करने में ही 40-50 मिनट जाया कर देते हैं। अगर आप किसी का लिखा हुआ कोड समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो इट मीन्स कि आप में इतनी अच्छी पिकिंग पावर है कि आप उसको खुद से भी कर सको, किसी और अप्रोच को यूज करते हैं। सही है ना?
ये जो सर्टिफिकेशन होती हैं उनकी वर्थ होती है, जैसे ये AWS Azure करती है, एज्योर का जी ये सर्टिफिकेशन जो होती हैं Azure की आई होती गेस है। मैंने इतनी लंबी बात की है वो इसी बारे में की है, वो चाहे यूडेमी हो, चाहे वो गूगल का, मेटा का, एज्योर का हो। तो एज्योर के मेरे पास बेशुमार कोर्सेज पड़े हैं, जिसका कहेंगे मैं आपको सर्टिफिकेट बना के दे दूंगी। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ये चीज है ही नहीं कि आपको ये यूनिक बनाए। ठीक है, एज अ माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर मैं, मेरे पास लाखों सर्टिफिकेट पड़े हैं। आप कहेंगे बना दूंगी, इसकी क्या वर्थ होगी, कोई वर्थ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे आके अगर चीजों को अंडरस्टैंड किया जाए तो आप समझेंगे। और ये चीज आपको तब इसकी वर्थ पता चलेगी कि एक आपके साथ कैंडिडेट अप्लाई करने आया है यूनिवर्सिटी में, या रिक्रूटर के पास उनकी सीवी गई है, आपकी है और बाकियों की, तो उनमें उन्होंने यूडेमी, कोर्सेरा और भरी पड़ी है सीवी इस चीज से। एजूर के मल्टीपल कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स हैं, और आपकी इंटरनेशनल एक्टिविटीज हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड और हैकाथॉन्स के हैं, कोडिंग कंपटीशन के हैं कि आपने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, इसका एक राउंड भी क्वालिफाई करना बहुत मैटर करता है। आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अलग बात है। तो फिर प्रोफेसर क्यों देखेगा कि वो कोर्सेरा से जो जिनकी मेंशन है सीवी में सारे सर्टिफिकेट्स, वो उसको क्यों कंसीडर करेगा? वो तो आपको कंसीडर करेगा ना। अगर आपका जीपीए भी अच्छा है तो ये तो बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा फिर। तो थोड़ा सा हमें इस चीज को समझ के फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करना, हमारा टाइम बहुत कीमती है। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम मेरा क्वेश्चन प्रोग्रामिंग रिलेटेड है। जैसे मतलब मुझे खुद प्रोग्रामिंग अच्छी भी लगती है और मुझे आती भी है टू सम एक्सटेंट, लेकिन हर्डल्स मतलब ये बात में मुझे समझ आई है कि प्रोग्रामिंग मतलब लॉजिक सीखना और लैंग्वेज सीखना ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं यूनी में पढ़ता हूँ, तो यूनी में ज़्यादा फोकस जो होता है वो तो सारा लैंग्वेज पे होता है। पहले पाइथन हम्म। सीखो, फिर C++ सीखो, फिर ये सीखो, ब्ला ब्ला। लेकिन बाद में मुझे पता चला 4th 5th सेमेस्टर में कि नहीं, इस तरह नहीं होता, तो प्रोग्रामिंग अलग चीज़ है। तो मैम आप रोड मैप मतलब क्या सजेस्ट करती है कि पहले प्रोग्रामिंग मतलब लॉजिक नॉर्मल जो होती है, लूप्स एंड ऑल, ये तो नॉर्मल हो गई, फिर उसके बाद आप क्या सजेस्ट करती है? मेरा जो अपना रोड मैप है वो ये है कि पहले प्रोग्रामिंग, फिर ऊप, फिर डीएस, फिर बाद में डेटाबेसेस वगैरह। तो मैम आप क्या सजेस्ट करती हैं और आप एफिशिएंट वे कौन सा सजेस्ट करती बिल्कुल, आप देखें ना, लैंग्वेज तो एक बैरियर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसको बैरियर बनाना ही नहीं है। आप देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लैंग्वेज में अच्छी है। अगर आप C++ में बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप उसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करें, आप उसको लेके चलें। पाइथन अच्छी है तो आप वहां से कोडिंग स्टार्ट करें, आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने लॉजिक्स। क्योंकि अगर मैं 2+2 को इज इक्वल 4 होता है इंग्लिश में बोलूंगी, या 2 + 2 4 होते हैं, मैंने दोनों बातें की हैं, बात एक है, लैंग्वेज डिफरेंस। ठीक है, तो इस लैंग्वेज डिफरेंस को बैरियर नहीं बनाना। लॉजिक देखनी है कि लॉजिक जो है वो सेम होनी चाहिए। लॉजिक बिल्डिंग आप किसी भी लैंग्वेज में कर लें जिसमें आपको आसानी लगे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे पूरा उतरती है। वो पाइथन मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं लोग, क्योंकि वो उसमें इंग्लिश की ऐसी चीजें, वर्ड्स यूज होते हैं, फंक्शंस के नाम वही होते हैं मोस्टली। अगर हम किसी चीज को सॉर्ट कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट मीन्स उसको रिजल्ट उसका ले आए, उसको रिटर्न कर दे, या फिर अगर मैं सॉर्ट कर रही हूँ तो इट मीन सॉर्ट करना कि उसको एक सीक्वेंस में लिख दे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में इजीली आ जाती हैं पाइथन से। आप वहां से स्टार्ट करें, डाटा स्ट्रक्चर पे जंप कर जाएं, देन लीड कोड करें। डेली का अपना एक टारगेट बना लें कि मैंने करना है, मैंने टाइम 1 घंटा निकालना ही निकालना है इसके लिए। और ऐसा नहीं है एक प्रॉब्लम पे आप इसको पकड़ लिया, नहीं हो रही है, बस उस पे खपते ही जा रहे हैं, खपते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा खुद को टाइम दें समझने में। अगर नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, वो जिंदगी की आखिरी लीड कोड नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जंप कर जाए कि इसको बाद में देखेंगे, पेंडिंग कर दें। फिर देखें कि YouTube पे बहुत बेशुमार लोगों ने अपलोड की हुई होती हैं वीडियोस। ठीक है, उनके देखें कि उन्होंने क्या लॉजिक यूज किया, उन्होंने किस तरह की स्ट्रेटजीज यूज की हैं। वहां से आपकी जो है ना माइंड के न्यूरॉन्स खुलना शुरू होंगे कि अच्छा, इसको तो इस तरीके से भी किया जा सकता था। मल्टीपल सॉल्यूशंस माइंड में आएंगे ना तो उसकी वर्किंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी, उसको अडॉप्ट अच्छे से कर लेंगे आप। उसके बाद ये है कि आप बाकी अपनी जो एक्टिविटीज है इंटरनेशनल, वो तो साथ साथ रखें।
ठीक है, यूनिवर्सिटी हमें सीजीपीए देने के अलावा हमारी अपस्किलिंग नहीं करती। एकेडेमिया जो है वो हाँ ये कर सकता है कि हमें ग्रेड्स अच्छे दे दे, अगर हम अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं, अच्छे एग्जाम देके, तो वो हम ले सकते हैं। बट ये नहीं है कि आपको अच्छा कोडर बना दे। कभी देखा है कि यूनिवर्सिटी से जैसे ही एक दिन हम ग्रेजुएट हुए और अगले दिन हमारी बहुत अच्छी कंपनी में, गूगल में, मेटा में जॉब हो गई? नहीं हो ना ऐसा कभी। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि यूनिवर्सिटी में जो स्टडी है वो इस लेवल की है ही नहीं। हमारा जो कंटेंट है वो एक वर्ल्ड लेवल तक अपडेट नहीं हो सकता, ना ही हो पाता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया बहुत एडवांस लेवल तक जा चुकी है और हमारे कंटेंट्स अभी तक पुराने ही चल रहे हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अपडेट किया होगा अपने कंटेंट, अपने कोर्सेज में। तो खुद को आपने खुद ही अपस्किल करना है, वो आप जैसे भी करें। यस मैम। मैम अभी मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ और मेरा सीजीपीए माशाल्लाह अच्छा है, 3.58 है। ओके मैम, प्रोग्रामिंग रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। मतलब ये ऊप मैं समझता हूँ कि मतलब मेरा जो अपना ये है कि अगर मैं ऊप लॉजिक थ्योरेटिकल समझ जाऊँ तो प्रैक्टिकल इजी है। और ये मुझे बाकी मुझे फील हो रहा है कि प्रैक्टिकल पर बंदा आसानी से कर सकता है। तो आप मुझे कौन से रिसोर्सेज सजेस्ट करेंगे जो आपने फॉलो किए ऊप के अंडरस्टैंडिंग के लिए? और थियोरेटिकल ऊप क्या मतलब एग्रीगेशन या कंपोजिशन, ये सारी चीजें, मतलब ये तो बेसिक्स मेरा टॉपिक ना बताया। अब इसके डिटेल्ड जो है कि एक सिस्टम को हम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, हाँ, प्रॉब्लम सिस्टम को हम किस डिजाइन, तरह सॉल्व कर सकते हैं ऊप सिस्टम के जरिए डिजाइन से। इम्पोर्टेंट है। ये तो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट है। आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे जब आपकी स्ट्रांग होगी ग्रिप, आपको पता होगा कि हाउ टू कोड या हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये कॉन्सेप्ट तो साथ साथ आप अंडरस्टैंड करते ही जाएंगे। इसके लिए ये नहीं है कि आप अलग से एक कोर्स ले रहे हैं। ठीक है, मेन जो है ना जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जो हमें रियल लाइफ में या जॉब में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं, मेनली हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं। और ये ज्यादातर यूज होते हैं जब आप सी प्लस प्लस के साथ डील करते हैं या आपने बहुत डीप डाउन डेवलपमेंट करनी होती है। उसमें ये है कि कॉन्सेप्ट्स आप सीखते रहें। ये नहीं है कि अब मैं कहूंगी कि आप इस कॉन्सेप्ट को रहने दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका अलग से करियर, आपकी अपनी फील्ड्स हैं, आपने अलग डोमेन में जाना है। ठीक है, हर एक का अपना अपना करियर जर्नी होती है। तो फिर उस हिसाब से आप देखें कि मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है प्रोग्रामिंग के साथ साथ। मुझे इस तरह से नहीं है कि लीड कोड आ गया तो मैं उसको कैसे करूंगा। उसको उसके डेवलपमेंट के लिए फिर आपको थोड़े बहुत टूल्स ही सीखने पड़ेंगे, जो कि आप अभी नहीं सीखेंगे। अभी फोकस करें सिर्फ कोडिंग पे। आप अगर अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप या फर्स्ट जॉब में देखेंगे तो जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए आपको टूल्स यूज करना सिखा दिए जाएंगे। 1-2 महीने में आप HTML CSS में एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्योंकि कोडिंग थोड़ी मुश्किल होती है, अगर आप उस चीज को समझ लेते हैं ना तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, हलवा हो जाती हैं किस्म की। तो फिर अभी जस्ट फोकस करें कि आप अपनी कोडिंग को किसी तरह अच्छा कर लें। जीपीए तो अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर्स को सीजीपी और ये बाकी एक्टिविटीज और वॉलंटियर वर्क भी उनको बड़ा इम्प्रेस करता है। जैसे वॉलंटियरली हम कोई काम कर रहे हो, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आईकुड की। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को के साथ हम डिस्कस कर रहे होते हैं चीजें मिलके, जो हम खुद पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, उसकी कोई चार्ज तो नहीं ले रहे, ना दे रहे उसके लिए कोई फी। तो ये वॉलंटियर वर्क हुआ ना, हम स्टूडेंट्स के साथ मिलके बैठ के चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो खुद सीख रहे हैं दूसरों को सिखा रहे हैं। तो प्रोफेसर्स को वही लोग चाहिए होते हैं जो उनके साथ उनके प्रोजेक्ट्स में तो हेल्प कर सकें। और वो आपको फंडिंग इसलिए देते हैं ताकि आप उनकी लैब्स को संभाल सकें, उनके साथ जैसे कहते हैं ना कि एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे उनकी थोड़ी बहुत चीजों को डील कर सकें। ठीक है, यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में आप खुद पढ़ रहे होते हैं, वहां पे आपने क्लासेस देनी होती हैं, लैब्स देनी होती हैं, जहाँ से आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हो जाती हैं आपके करियर में। ओके मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैम ये स्किल्स एंड एबिलिटीज वाले सेक्शन की जगह आप बता रही थी, इसकी जगह कोई और सेक्शन हमने प्लेस करना है? हाँ, इसकी जगह मैं ये बता रही थी कि स्किल्स एंड एबिलिटीज, स्किल सेट्स आपने बता दी। उसमें आपने बताना है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स हैं, जैसे आपको आईडीईज टूल्स जो यूज करना है, जिस पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, वो बता सकते हैं आप। या इसको कैटेगराइज कर सकते हैं सॉफ्ट स्किल एंड स्ट्रॉन्ग स्किल में। ठीक है, अगर आप इसकी एक कैटेगरी बना लें
ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्किल आ जाए, इधर आपकी सॉफ्ट स्किल आ जाए, उसको आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी स्ट्रॉन्ग एंड कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं। देन आप ऑनर्स एंड अवार्ड्स का सेक्शन जो आपने एक्टिविटीज बनाई, या फिर ऑनर्स एंड अवार्ड्स कर दें या तो उनको एक्टिविटीज कर दें, या फिर आप अचीवमेंट्स कर दें। अचीवमेंट्स जो है वो ज्यादा अच्छा वर्ड है। देन आप देखें कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो आपकी स्टडीज से हटके हैं, बाकी एक्टिविटीज से हटके हैं, कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। जैसे मैं फ्री टाइम में आर्टिकल लिख लेती हूँ, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट है, जो मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड है, मैं वो अपलोड कर देती हूँ, या कोई ऐसी नॉलेज है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरा एक फ्री टाइम की एक्टिविटी। तो एक तो ये हो गया करियर रिलेटेड। दूसरा ये कि आप फ्री टाइम में, ऐसा नहीं है कि आप लूडो खेल रहे हो, क्रिकेट खेलने चले गए हो, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को सीवी में नहीं मेंशन कर सकते। आपने वही चीजें मेंशन करनी है कि प्रोफेसर को ये भी हो कि स्टूडेंट जो है वो इतना सिंसियर है खुद से कि फ्री टाइम में भी वो चीजें कर रहा है जो इसको हेल्प करती हैं इन देयर करियर। वो उस तरह की चीजें आपने मेंशन करनी है। आप सेल्फ राइटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी इस तरह से नॉन टेक्निकल हो, जो आपका इंटरेस्ट है, आप वो लिख सकते हैं। इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हेडिंग बना के, ठीक है। तो मेन मकसद ये बताने का था कि इस तरह से स्ट्रक्चर को डिफाइन करें कि जो आपकी बोल्ड अचीवमेंट्स, अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अचीवमेंट्स के फौरन बाद एक्सपीरियंस मेंशन कर दें, या एजुकेशन मेंशन करें। आपका सीजीपीए बहुत आउटस्टैंडिंग है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये जो भी आपका अच्छा सीजीपीए है, आप सबसे पहले एजुकेशन को मेंशन करें। वो सेक्शन सबसे ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए आपका टॉप पे, जो आपका अचीवमेंट से भरा पड़ा हो, एक्सपीरियंस्ड हो आप उस चीज में। ठीक है, एक्सपीरियंस को मोस्टली हम मिडल में ही रखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे दो तरह के एक्सपीरियंस आ जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर तो है तो मेंशन करें, अदरवाइज वॉलंटियर एक्सपीरियंस तो होता ही है। ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी इंटरनेशनल एक्टिविटीज को मेंशन कर दें। तो ये है कि आप एक दफा स्ट्रक्चर बना लें, फिर उसको रिफाइन करना, उसको कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, वो यहाँ पे रिव्यू करवाएं। बहुत सारे मॉडरेटर्स जो है वो फ्री टाइम में रिव्यू कर देते हैं। अगर आप अपनी सीवी या अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई अपना आर्टिकल कैरियर सर्विसेज में भेजें, तो बहुत सारे ऐसे मॉडरेटर्स होते हैं जो फ्री टाइम में रिव्यू ही कर रहे होते हैं चीजों को, तो वो लकीली आपका भी कर देंगे, आपको रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी चीजें पता चल जाएंगी मुझे, क्या इसमें ऐड करना है क्या नहीं करना। अदरवाइज अगर नहीं करना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल है, पब्लिकली इसको नहीं करना है, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। हम उस दिन सेशन जो है वो लाइव नहीं करते, फिर जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है फिर उसको विदाउट लाइव हम रिव्यू कर लेते हैं और बता देते हैं कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट। ठीक है।